Yes. Good morning to all of you. I hope I am audible and visible to online students also. Online बच्चों को दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ. Give me a yes or no. Online वाले बच्चों को बोलना yes. Give me a yes or no, बेटा. Okay, so now the class feels like a class. The pack house. And सारे बच्चे देखेंगे कि धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते आज जो बच्चे ऊपर 201 में बैठे हुए थे वो 2 दिन से देख रहे हैं अरे क्लास इतनी बड़ी हो गई. सो नाउ वी विल हैव दिस क्लास गोइंग फॉरवर्ड. अब अपन अपनी टेक ऑफ स्पीड पे आ जाएंगे. इसको समझने और जानने के लिए मैं पहले याद दिला दूं. हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने मेरे साथ अभी 201 में माइक्रो मैक्रो इंडक्टिव डिडक्टिव पॉजिटिव नॉर्मेटिव और कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चंस करना बाकी हैं. जो बच्चे 16 या 20 तारीख की बैच में थे, कहाँ हैं? हाथ खड़ा करें. ठीक है. अभी हाँ, एक मिनट. जो 16 और 20 की बैच में थे जिनके ये टॉपिक्स हो गए पर क्वेश्चंस बाकी, हाथ खड़ा रखिए जरा 1 मिनट के लिए. खड़ा रखिए. अब इससे पहले मेरे कुछ बच्चे साथ में थे जिन लोगों ने मेरे साथ ये चैप्टर तो पढ़ लिया था लेकिन क्वेश्चन करने उनके भी बाकी थे. वो भी जरा हाथ खड़ा करें. रह गए ना कैपिटलिस्ट? हाँ, तो हाथ खड़ा करो ना. कुछ एक हैं जिनके रहे हुए हैं आपकी बैच में से. जो बच्चे पिछले 2 दिन पहले मेरे साथ परसों क्लास में थे उनके तो बचे हुए हैं. पॉजिटिव नॉर्मेटिव, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन बचे कि हो गए? कितने बच्चों के बचे हुए हैं बताओ, हाथ खड़ा करो. हाँ, ये तो वो है जो 2 दिन पहले मेरे साथ थे. इसके पहले वाले बैच में भी कुछ बच्चे थे जिनके रहे हुए थे क्वेश्चन. वो कहाँ हैं? कि हो गए? हो गए. फेयर इनफ. तो और कल हम लोगों ने इधर वाली क्लास में कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीट कर लिया. ठीक है. अब कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीट कर लिया हमने. अब हमारे इसमें कंज्यूमर बिहेवियर में थोड़े से जो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस बचे थे बस वही बचे. ठीक है. तो अब जरा समझ लें सब जने साथ में हम कहाँ हैं, कहाँ जाने वाले हैं और क्या स्टेटस है, ताकि सबको एक ट्रैक अवेलेबल रहे कि हाँ सर ये रहा हुआ है. क्योंकि अभी तक जब हम पढ़े ना तो इसमें सब सारी चीज़ें कोई भी इंटरकनेक्टेड नहीं है. तो 1 मिनट में अगर आपके सामने इधर सारे बच्चे मेरे को बताएंगे इसके अंदर 2 चीजें हैं, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन. कितने बच्चों का कॉन्सेप्ट हो गया? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो, हाथ खड़ा करो. कॉन्सेप्ट हम सबका हो गया. ठीक है सर. प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी इसके अंदर जो किताब के अंदर है ये हमारे करना बाकी है. माइक्रो मैक्रो इंडक्टिव डिडक्टिव पॉजिटिव नॉर्मेटिव और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के. जो बच्चे परसों मेरे साथ रूम नंबर 201 में थे, कहाँ है? हाथ खड़ा करो. करेक्ट. तो ये आपका मेरा टू डू में है. तो ये मतलब 20 जून वाली बैच को बोलूँ मैं?
नहीं 16 जून, सॉरी, हाँ 16 जून। ओके, उसके बाद जो बच्चे मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं उनके साथ मुझे जहाँ तक याद है मैंने इनके साथ कॉन्सेप्ट तो पूरा कर लिया है। जो बच्चे 102 में मेरे बैठे हुए थे उनके साथ, हाँ या ना। उसमें एक अभी चीज है कि इलास्टिसिटी के क्वेश्चन नहीं हुए हमारे। जी जी बिटिया, हाँ तो 70 क्वेश्चन में अपने वो 43 क्वेश्चन और 41 और 40 और 29, हाँ वो मेरे को याद है, मेरे को ध्यान है, इसलिए आप दिखी नहीं 2-3 दिन से, बाहर थी क्या? अच्छा ओके, तो इधर देखेंगे ये हमारा हो गया है, बता रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं, इसलिए ये कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं क्लास में। मैं समझ रहा हूं वो चीज, क्योंकि अपन ट्रेन चालू हो गई थी और ट्रेन चालू होते बीच बीच स्टेशन पे बैठे तो पुराने कुछ स्टेशन छूट गए हैं। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इलास्टिसिटी के क्वेश्चन बाकी हैं, हाँ या ना? करेक्ट। जो बच्चे मेरे साथ 102 में बैठे उनके इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस बाकी है, इलास्टिसिटी के 40 और उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी के 8 और वो 28 भी, हाँ तो मतलब बेसिकली आपके इलास्टिसिटी पूरा बाकी है, मतलब 76 क्वेश्चन है करीबन वो, बराबर। अच्छा, जो बच्चे मेरे साथ 3 जून वाली क्लास में जुड़े थे कहाँ हैं वो? 3 जून आप लोगों का डिमांड नहीं हुआ है, हाँ ओके। इसके बाद जो बच्चे मेरे साथ 3 जून के बाद यहां जुड़ गए थे, हम सब ने कंज्यूमर बिहेवियर कर लिया है, यस और नो? कल ही क्लोज किया है। जो बच्चे मेरे साथ अभी 16 जून को जुड़े उन्होंने 16 जून वालों ने ये नहीं किया है, तो ये 16 जून, ठीक है। तो अब कुल मिला के जो ये रायता फैला हुआ है इसे धीरे धीरे करके समेट लिया जाएगा। समेटने में सबसे पहला काम क्या होगा मैं बता देता हूं आपको। समेटने में सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, पहले तो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन से वो खत्म कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो मेरे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने डिमांड के क्वेश्चंस करना बाकी हैं, डिमांड के साथ चैलेंज ये है कि सुना तो दिया, समझा तो दिया, अब जब मैं इलास्टिसिटी के क्वेश्चन तुम लोगों ने ट्राई करके रखे हैं या तुमने ट्राई करना बाकी है? करके रखे, क्योंकि मैंने तुमको आर्क इलास्टिसिटी वगैरह सब बता दिया था, तो वो तुमको मेरे को डिस्कस करना बाकी है, तो स्टेप 2 पे उसको रखेंगे। मतलब फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन मान के चलो सारे क्वेश्चन करना है 1 से 1.5 घंटा लगेगा। ये जो 70 क्वेश्चन करने हैं इसमें हमको करीबन 2 घंटे लगेंगे मिनिमम, 2 से 3 भी हो सकते हो, क्योंकि समझने और एप्लीकेशन वाली बात है। तो इतना करने के बाद जब हमारा डिमांड का जो चैप्टर 3 जून बैच का छूटा हुआ है, तो डिमांड 3 जून का भी छूटा है, 16 जून का भी छूटा है, तो डिमांड चैप्टर भी अलग से पूरा पढ़ाया जाएगा। आप में से किसी को भी मैं ये नहीं बोलूँगा ये आप खुद देख लेना, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वेटेज है उनका, करेक्ट। तो आज अभी क्लास में अपन 10 मिनट इस चीज़ पे लेंगे कि कल बच्चों ने कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीट कर लिया है, उसके क्वेश्चन थोड़े से ही बचे हैं उनके इक्विलिब्रियम के, वो हम कर लेंगे, ठीक है। और आज हम शुरू करेंगे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है। अब प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ध्यान से सुन लेना सब लोग, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसके बाद मार्केट्स, ये सब इंटरकनेक्टेड है, बराबर। तो प्रोडक्शन, कॉस्ट और मार्केट पढ़ने में अगले कम से कम 1 महीना लग जाएगा हमको, तीनों चैप्टर पढ़ने में, हाँ बेटा। तो प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट जब तक हम पहुंचेंगे तब तक बीच में ये मैं आपको अलग से बिठा के थोड़ा थोड़ा टाइम देके ये क्वेश्चंस करा दूंगा, ओके। हेलो, सॉर्टेड, एनी प्रॉब्लम, एनी तकलीफ, ask me, because the problem and तकलीफ can be solved by me. I am not Jethalal and there is no Babita for me to solve this problem. समझे क्या? वेरी गुड। तो अभी जो मेरे बच्चे 20 जून वाले, 16 जून वाले जुड़े हैं आज, उनको 5-10 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट मेरे ख्याल से, हम तब तक ये क्वेश्चंस खत्म करें,
तब तक आप अपने पुराने क्वेश्चन जितने हैं उसकी मैं आंसर की दे रहा हूं, एक बार आप उससे क्रॉस चेक करो, क्वेश्चन क्लास में हो जाएंगे सारे के सारे। मैं आपको एक मिनट आपके फोन, आप लोगों का ग्रुप बना क्या? आप लोग का क्या नाम से बना है ग्रुप? टेलीग्राम पे बना है? टेलीग्राम चालू हो गया वापस ना? क्या नाम है आपकी बैच का रखा गया है? आपका तो गामा रखा गया है, जो बच्चे 16 जून वाले हैं। अभी नहीं बना है ना? नहीं बना है? अच्छा, आप सारे बच्चों को, अच्छा हाँ एक बात और, अपने को एक डेमो बैच से आगे दूसरी बैच में भी तो जाना था। हाँ वो बैच मैंने बना दिया, वो सब बच्चे कोड नोट करो और अभी का भी रिक्वेस्ट भेजो मेरे को उसमें। अच्छा याद आया। मैं आपको कोड देता हूं, ये कोड आप लिख लो और सब बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले। हाँ हरिओम सौरभ, ले रहे हैं अपने पॉइंट्स अपन। एक सेकेंड, एक बार बैच में सब जने जुड़ जाओ, ये वन टाइम छोटी छोटी चीजें हैं, ये कर लें अपन तो ज्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए। ये रहा कोड, ये कोड आप लोगों को सबको अभी के अभी ऐप में डालना है। इकोनॉमिक्स का ऐप पता है ना सबको? सब जने इकोनॉमिक्स में डेमो बैच में एडेड होंगे, तो डेमो बैच में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स तक की बात करते हैं, फिर हम डिमांड और आगे के चैप्टर सारे ले जाते हैं नेक्स्ट बैच में। तो अब आपका जो बैच है, बैच का नाम है गामा, तो आपका बैच कोड है CAF गामा Jan 27। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, अभी मत डालना रिक्वेस्ट, मत डालना, मैं इधर एनेबल करूं उसको बस। अब कर दो CAF गामा Jan 27, सक्सेस लिखा हुआ आ रहा होगा। हाँ आने दो, बहुत सारों के आएंगे अभी इसमें। CAF गामा GAMMA Jan 27, सब छोटे में बिना किसी गैप के। — 65 बच्चों के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो गई। हाँ हो जाना चाहिए, एक मिनट में बस एक्सेप्ट ही कर रहा हूं हाथों हाथ। आप विशेष तौर से ध्यान रखना, आपका जो नाम है वो नाम बराबर होना चाहिए। क्या हो गया? क्यों, कब बदला नाम? मेरे को मालूम है ये बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। सारे बच्चे ध्यान दें, नाम अपना प्रॉपर रखना, जिस नाम से फीस की रसीद बनी है उसी नाम से ये नाम मैच होना चाहिए। नहीं तो अकाउंट्स विभाग अगर आपका फीस वाला नाम नहीं देखेगा यहाँ पर तो पीछे से वो डिसेबल कर देगा ऐप में।
फिर आप थोड़ा थोड़ा घूमते रहोगे इधर उधर, अरे यार ये क्या हो गया। पिछली बैच में कहा था हमजा अली मजारी, एक रहमान डकैत, जमील जमाली, एक यलीना भी आई थी। सो अभी टोटल 85 बच्चे जुड़ चुके हैं। कोई रह गया क्या? बोले सर मेरा नाम अभी तक नहीं आया इसमें। सबके आ गए नाम? कोई रह गया? हेलो, आर वी ऑल देयर? चलो नाइस। अभी इसमें मैं आप बच्चों को वो एक इमेज दे देता हूं, तब तक आप ये मैं आपको आंसर्स देता हूं, ठीक है? आ जाओ मेरे बच्चे। जो कंज्यूमर बिहेवियर के हमारे कुछ क्वेश्चन बचे थे और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, वो बचा था ना? हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। क्यों कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच। कंज्यूमर सरप्लस में होता क्या है? मैं कितना पे करना चाहता हूं वर्सेस मुझे एक्चुअल कितना पे करना पड़ता है। हाँ या ना? हेलो, अरे मिश्रा जी आप जरा एक्स्ट्रा दिमाग न दें। शमशेर को मेरे को करवाने डिमांड के क्वेश्चन, अभी मैंने बात कर ली है। आप वहां पे जबरदस्ती मेरा असिस्टेंट बनने का कष्ट न करें। क्वेश्चन के साइड में स्कैनर दिया, उसको स्कैन करके समझ लो। ऐसा होता तो फिर वो क्लास के ज्वाइन करता। जबरदस्ती मिश्रा जी बीच में एंट्री ले रहे हैं, न लें। मैंने अभी क्लास में बात करी, मेरे को क्वेश्चंस कराने हैं। ऐसा होता तो बढ़िया हो जाता। फिर तो मैं बोल देता पढ़ा दो बेटा आप क्वेश्चन स्कैनर, वो क्यूआर कोड स्कैन कर लेना। वो क्यूआर कोड इसके लिए नहीं है। पहली बात तो क्यूआर कोड एनेबल्ड ही नहीं है, उसको खोलोगे तो चालू ही नहीं होगा। अभी वो सिर्फ चैप्टर 1 का चालू हुआ होगा। उसको चालू करने का लॉजिक सिंपल है। पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप मेरे साथ करोगे। अगर मैं शुरू में आंसर ओपन करके दे दूंगा तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहेगा। तो मेरे को लोड लेने थे मिश्रा जी, मुझे फीस मिल रही है इन चीजों की। रिलैक्स, कल को आप बोलो मैंने सहयोग दिया, हिस्सा भेजो। ओके सर, कंज्यूमर सरप्लस के अंदर कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है? मैं कितना पे करना चाहता हूं वर्सेस एक्चुअल में कितना पे करना पड़ता है। एक बात बताओ, अगर कंज्यूमर सरप्लस का लॉजिक लगाएं आप सब लोगों को, थोड़ा है ना, मेरे जो बच्चे अभी जुड़े ना कल, वो भी जरा इस पॉइंट से सीखने की कोशिश करें। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। कंज्यूमर सरप्लस जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि मैं किसी चीज के 500 रुपए देना चाहता हूं, सामने वाले ने मुझसे मांगे ही 300। मतलब मेरी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, मेरी विलिंगनेस टू पे अच्छी, और मेरे को पैसे कम लग रहे हैं, तो मेरी बचत हो गई। अगर आप सब जगह ये बोलते फिरोगे कि सब सस्ता है, सब सस्ता है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। हाँ या ना?
अगर कंज्यूमर सरप्लस है, मतलब हम सबके पास हाथ में पैसा अच्छा है, तो हम सब क्या करेंगे, कम खर्चा करेंगे या ज़्यादा? और जब ये ज़्यादा खर्चा होता हुआ सरकार को दिखेगा तो सरकार क्या करेगी? टैक्स बढ़ाएगी। ये बोलना कितना आसान है, लेकिन सरकार को पता कैसे चलेगा टैक्स बढ़ रहा है? मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा, तो मार्केट का मनी फ्लो सरकार को दिखता कैसे है? किसी ने कुछ रजिस्ट्री बोला अभी, कहाँ है? हाँ, बेसिकली क्या होता है, जब बड़े बड़े प्लॉट, बंगलों की, मकानों की और जमीनों की रजिस्ट्रियां होती हैं, तो रजिस्ट्री तो सरकार के पास होती है, तो सरकार देखती भाई वैल्यू बढ़ रही चीजों की। एयरलाइंस फुल जा रही हो, 5 स्टार होटल की सेल्स बढ़ रही हो, बड़े बड़े ब्रांड्स ज्यादा सेल्स रिपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब जनता सामान्य चीजों पे खर्चा कर रही है, जम के पैसे उड़ा रही है। तो सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे में? टैक्स बढ़ा दे डायरेक्ट। अब टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के, बताओ कौन सा 3? मेरे को 2 आते हैं इसीलिए पूछ रहा हूं, तीसरा पूछना चाहता हूं। 2 देखा, आंसर बदल दिया। टैक्सेस 2 प्रकार के होते हैं बाबू, डायरेक्ट और सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं मैं बोल रहा हूं सर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हाँ या ना? क्या फर्क क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? सर डायरेक्ट डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अब ये जो अपन बात कर रहे हैं ना, अभी सुनना, ओए अपन जो बात कर रहे हैं ये यहां नहीं, पूरे मैक्रो तक काम आएगी, बहुत अच्छे से समझो, इसलिए मैंने तुम लोगों को भी जोड़ा डिस्कशन में। कैसे डिफरेंशिएट करोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? अरे भाजी मार्केट बातचीत नहीं चाहिए, हाथ खड़ा करो, एक जना कोई समझाए तो समझ में आए। वो पीछे, हाँ मेरा बच्चा, हाँ बोल बेटा। आप बैठ के बोल सकते हो बच्चे, हाँ ठीक है बेटा। नहीं, दोनों में पता रहता है, बट इंपैक्ट का फर्क है, इंपैक्ट का फर्क है। गुड ट्राई बेटा। आपने डेफिनेशन जैसे था ना, द इंपैक्ट इज नॉट फेल्ट, द इंपैक्ट इज फेल्ट, उसी को आपने ट्रांसलेट किया, थोड़ा सा डिफरेंस है। जी मेरे बच्चे, बैठ के बोल सकता है मेरे भाई। आपने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का नाम बता दिया, मैं ये समझना चाह रहा हूं डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? अरे ऐसे चिल्लाना नहीं है। वो पीछे हमारी बिटिया चश्मा पहने हुए जो, हाँ बिटिया, पे योर, हाँ करेक्ट, वो डिफरेंट होता है किसमें? और डायरेक्ट में सेम होता है। वेरी गुड, वन मोर वे, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें उसको, आपके पीछे, हाँ थोड़ा सही नहीं है, मैं उसको रिफाइन करके देता हूं। यस मेरी बिटिया, एट द एंड बर्डन शिफ्ट होता है। अब जरा ढंग से बोलो इसको। इनडायरेक्ट में बर्डन शिफ्ट हो जाता है। वेरी गुड, अब सब जने समझो उसको। 2 वर्ड्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ये अभी से सीखो, पूरे सीए जीवन में काम आने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिस व्यक्ति पे लगाया जाए उसका बर्डन वो ही बियर करेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिस व्यक्ति पे लगाया जाए उसका बर्डन वो बियर नहीं करता, जो एंड यूजर होता है वो बियर करता है। सर मंजे का है मतलब क्या? इसका मतलब ये है जो टैक्स जिस पर्सन पे लगाया, जैसे मैंने साल भर पैसा कमाया तो साल के एंड में मुझे इनकम टैक्स भरना है, तो मैंने मान लेते 50 लाख कमाया तो 50 लाख पे टैक्स मुझे देना है, करेक्ट? वर्सेस मैं अपने क्लाइंट्स को सर्विस देता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को बिल जाता है। जैसे एकेडमी आपको पढ़ा रही है तो एकेडमी आपसे फीस लेती है, तो फीस में जीएसटी लेती है एकेडमी। तो अगर हमने 100 रुपये फीस ली तो हम आपसे 118 रुपये लेते हैं। हमने आपसे 100 रुपये फीस ली तो हम आपसे 118 रुपये लेते हैं, करेक्ट? तो 118 रुपये लेते, तो आप हमसे जीएसटी किस पे लगा? कोचिंग क्लास पे। कोचिंग क्लास ने जीएसटी किससे ले लिया?
कंज्यूमर स्टूडेंट से। तो टैक्स लगा हम पे, हमने बर्डन किसको दे दिया? कंज्यूमर को। आपने हमको 118 रुपए की फीस दी, 100 रुपए हमने रखे, 18 रुपए हमने आपसे कलेक्ट करके सरकार के पास जमा कर दिए। सो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। 2 लाइनें आपको अपने नोट्स में लिखना चाहिए अभी। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स। ये जो मेरे बच्चे परसों वाली बैच के हैं, मतलब 16 जून वाली, वो भी अपने किसी भी पेज पे कहीं लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब बच्चे तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस जो ओपन किया हुआ है टॉपिक, उस पर लिखो। और ये बहुत तेजी से आदित्य कुमार सिंह वापस अवतरित हो चुके हैं यहाँ पर। इन्होंने जीपीटी से बहुत कुछ ढूंढा और चिपका दिया मुझे। बोलू, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स which is imposed on one person direct tax is a tax which is imposed on one person direct tax is a tax which is imposed on one person and the final liability which is imposed on one person and the final liability is on the same person on whom it is imposed. Final liability is on the same person on whom it is imposed. ये क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स। अब नीचे लिखो इनडायरेक्ट टैक्स। It is a tax which is imposed on one person but the final burden imposed on one person but the final burden is on the end user. Example GST. एग्जाम्पल जीएसटी। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या? इनकम टैक्स। और कौन सा टैक्स बोला था? हाँ, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर सरकार को दिख रहा है आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, लग्जरी आइटम्स बढ़ रहे हैं, तो सरकार टैक्स कौन सा बढ़ाएगी? सोच के जवाब देना। इनकम टैक्स या जीएसटी? अच्छा, इनकम टैक्स के साथ एक बात और है, वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। अब अगला वर्ड आता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर का क्या मतलब होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। और जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव नेचर होता है। वो क्या होता है? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव वर्ड का मतलब क्या? छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कमा रहा है नहीं कमा रहा है, जो भी व्यक्ति उस चीज को खरीदेगा उसे वो टैक्स। आज जैसे करोड़पति आदमी को पेट्रोल पे जितना टैक्स लग रहा है वो दे रहा है वो,
गरीब आदमी जो पैसे बचा बचा कर अपनी रैपिडो चला रहा है वो भी दे रहा है, तो वो रिग्रेसिव है। छोटा बड़ा अमीर गरीब किसी को भी ध्यान में दिए बगैर लगता है। तो जीएसटी आज इस देश के अंदर अगर एक परिवार में बच्चे जिद कर लें कि पापा हमें इस बर्थडे पे आप मल्टीप्लेक्स में पिक्चर दिखाना और हम पॉपकॉर्न भी खाएंगे, क्योंकि बच्चे देखते हैं। उस मिडिल क्लास फैमिली के माँ बाप को 1.5 महीना मेहनत करना पड़ती है छोटे छोटे पैसे बचा के कि वो 400 रुपये की टिकट खरीदें, और अंदर जाने के बाद जब बच्चे पॉपकॉर्न की जिद करते हैं और अंदर जाके देखते हैं पॉपकॉर्न का एक बकेट 450 रुपये का है। इट इज़ ट्रू। इंदौर के मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न का बकेट 450 रुपये का है, स्मॉल वाला। आप समझ के देखना, मैंने ऐसा देखे बहुत सारे माँ बाप जो चुपचाप पानी पी के बैठे रहते पूरी थिएटर के दौरान, वो नहीं खर्च कर पाते 400 रुपये, तो बच्चों के लिए ले लेते। तो अब बताओ, जब आपको थिएटर आपको टिकट बेच रहा है तो थिएटर उसमें जीएसटी लगाता है। आज एक अमीर आदमी बिना सोचे समझे आ रहा है, पिक्चर देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसके लिए तो फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन उस मिडिल क्लास फैमिली को तो फर्क पड़ गया ना बहुत। रिग्रेसिव नेचर। रिग्रेसिव मतलब किसी की भी कमाई की हैसियत देखे बगैर सबके ऊपर एक जैसा लगने वाला टैक्स, रिग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे कमाई बढ़ाओगे वैसे वैसे। तो मेरा अब अगला सवाल वापस घूम के आता है यहाँ पर। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना मजेदार है समझो आप, सीखने के लिए। तो मैं अगर कंज्यूमर सरप्लस दिख रहा है तो टैक्स बढ़ाऊं? हाँ बढ़ाओ। कौन सा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट लगाऊं। अब इनडायरेक्ट टैक्स में तो गरीब आदमी भी मरेगा। तो उसमें सवाल और गहरा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाना चाहिए, लग्जरी आइटम्स पे बढ़ाना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाओ और लग्जरी आइटम्स पे बढ़ाओ, ताकि जो ज्यादा कमा रहा है वो ही पे करे। जीएसटी की एक बहुत अच्छी ब्यूटी है, वो समझो आप। जीएसटी को लेकर ये कहा गया, जैसे एक महिला अपने घर में अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़ी बहुत रील देखती है, चाय पीती है, और फिर वो अपने घर में पापड़ बड़िया और ये सब बनाती है दिन के 2 घंटे, और फिर शाम को अपने पहचान वाले ग्रुप में, फैमिलीज में कहीं पे किसी को जरूरत हो तो वो बेच देती है। छोटा सा कारोबार, उसको महीने के 2-5 हज़ार रुपए बच जाते हैं। सरकार बोलती है आपसे 1 रुपए का जीएसटी नहीं लिया जाएगा। गुड या बैड? गुड। आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में आपने पापड़ सेक के लोगों को दिया, मतलब रेस्टोरेंट्स पे पापड़ दिया आपने आप और मैं खाना खाने का, हमने रोस्टेड पापड़ या फ्राइड पापड़ मंगाया, मसाला पापड़ मंगाया, तो रेस्टोरेंट में बोलते हैं कि बोले साहब रेस्टोरेंट है अगर आपका, तो आपको 5% जीएसटी लगेगा पापड़ पे। जब आपका बिल बनेगा उसमें 5% जीएसटी, क्योंकि आप व्यवस्था का उपयोग कर रहे हो। फेयर अनफेयर? फेयर, वेरी गुड। अब आप चले 5 स्टार होटल। अब 5 स्टार होटल में जाके वो पापड़ नहीं होता, वो पपडम हो जाता है। उसके मेन्यू कार्ड में पपडम्स होते हैं, फिर वहाँ 10 प्रकार के पापड़ देता है वो आपको, क्योंकि पैसे लेने उसको। अब वहाँ पे आप पापड़ खाओ और अपना जब फाइनल बिल पे करोगे तो उसमें जीएसटी 18 या 28% मिलेगा आपको। फेयर अनफेयर? फेयर अनफेयर? अनफेयर क्यों अनफेयर? नहीं, दोनों व्यूज आ सकते हैं। तुम लोग मेरी क्लास में वन साइडेड सुनने नहीं बैठे हो, मैं ऐसे तुम्हारी सोच विकसित करना चाहता हूं ताकि तुम तर्क कर सको। बताओ फेयर है? कितने बच्चे बोलते फेयर है, और कितने बच्चे बोलते नहीं सही नहीं लग रहा, अनफेयर है। व्यू रखो, अपना व्यू रखो और लॉजिक दो, ऐसा अनफेयर क्यों लग रहा है? सर सेम तो पापड़ है सर, जबरदस्ती ज्यादा ले रहा है हमसे पैसे वो। एक तो ये लॉजिक आता है। कितने बच्चों को अनफेयर लग रहा है? तो क्या व्यूज है? आप बोलो ना, कुछ बताओ तो सही अपना व्यू। 1 बाय 1, हाँ आप बोलो। एग्जैक्टली चलो ठीक है, मैं मेरे लिए कमा रहा हूं, गवर्नमेंट को क्यों दूं? अच्छा उधर ए आगे बातचीत बंद, पीछे का सुनाई में नहीं आता। हाँ बेटा प्लीज। किस पे?
सेम चीज पे ज्यादा टैक्स लग रहा है, ठीक है। हाँ, तो आप 5 स्टार गए क्यों हो, पहला सवाल वहां आता है। सरकार का, मैं देखो आपके तीनों व्यूज समझे, मैं आपके व्यूज माइक पे बोलता हूं। वो बोल रहा है इतने पैसे क्यों, इतने पैसे कमा रहा हूं सरकार के लिए कमा रहा हूं क्या। वो बोल रहा है एक ही चीज पे अलग अलग टैक्स है। ये बोल रहे हैं कि सर इतने ज्यादा क्यों। सवाल, सरकार ने रोड साइड ढाबे पे जीएसटी दिया क्या तुमने आज तक? एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में 5% जीएसटी दिया तुमने? तुम जब 5 स्टार में जाकर 60-100 रुपए का पनीर खा सकते हो, 90 रुपए की रोटी खा सकते हो, तो तुम वहां कैसे जाओगे? साइकिल से जा रहे हो या कार वार से ऐशो आराम से जाओगे? ऐशो आराम से। जब तुम 5 स्टार में बैठ के खाना खाने की तैयारी कर सकते हो, तो फिर तुम्हें 28% देने में क्या है? सरकार का लॉजिक गलत है या सही है? जब आप रेडी टू पे हो तो ही ले रहे, छीन के तो नहीं ले रहे। वो महिला बेचारी घर में बैठ के अचार पापड़ बड़ी बना रही है, उससे तो 1 रुपए का टैक्स नहीं मांगा उन्होंने। आप टैक्सेशन सिस्टम में फेयरनेस देखो। जब हम टैक्सेशन की व्यवस्था बनाते हैं तो हमें सबका ध्यान रखना है, हम रखते हैं। हाँ बेटा, वेरी गुड। कितने इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करते हो बेटा? मैं वही पूछ रहा हूं, कितने इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करते हो? बहुत सारे, गिनती नहीं है। जहां जो रील अच्छी लगी फॉलो। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सर मैं क्यों दूं टैक्स, ये सवाल आता है वहां से, बराबर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप और मैं जब बड़े होते हैं ना घरों में, तो आते जाते बड़े हमको ये बोलते रहते, चोर है चोर सरकार, लुटेरी है सरकार, सरकार को क्यों देना। इसी सोच के साथ तुम मैं हम सब बड़े हो रहे हैं इस देश में। इसमें व्यापारी वर्ग तो यह मानता है कि जो सरकार से बचाया वही कमाई है। अब सवाल ये उठता है टैक्स देना क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्रो में भी आएगा, पर बात निकली है तो अभी समझा देता हूं। बेटा सरकार वो पैसे आपसे ले रही है, स्पेंड कर रही है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं जितने का टैक्स दूं उतने का डायरेक्ट फायदा मुझे मिले। टैक्स वर्ड का मतलब होता है कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री फॉर विच नो डायरेक्ट बेनिफिट्स कैन बी एसोसिएटेड। एक कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन जिसके द्वारा हमको डायरेक्ट बेनिफिट ना मिले, नहीं तो फिर तो परचेज सेल हो गई। अगर मैं मेरा टैक्स दूं तो मतलब मैं बोलूंगा मैंने टैक्स दिया, मेरी सड़क अलग करो, मेरी पुलिस अलग रखो, मेरी न्याय व्यवस्था अलग रखो, मेरा डिफेंस अलग रखो। आप समझो, सरकार जो आपसे पैसा ले रही है, आप चारों तरफ देखते हो सरकार है ना फोकट के पैसे बांट रही है, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, इसके चक्कर में सरकार टैक्स वेस्ट कर रही है। फिर आपको एक बनी हुई सड़क के ऊपर वापस थोड़े दिन बाद खुदाई दिखती है, तो आपका मेरा जी जलता है। और ये पढ़े लिखे लोगों की समस्या है। जो पढ़ लिख लेता है, जो समझ लेता है, उसी की समस्या है ये। बाकी को तो बहुत बढ़िया 1500 रुपये महीने आ रहे हैं घर पे, अनाज 2 रुपए किलो मिल रहा है, स्कूल की फीस सरकार भर रही है, मजे चल रहे हैं। इस देश में 60-70 करोड़ लोगों को खाना सरकार 2 रुपए किलो से दे रही है, 140 करोड़ में से। चुनाव जीतने के लिए लाडली बहना योजना बनाई, फिर महाराष्ट्र में लाडली लड़की बहन योजना हो गई। वो अभी वो उनने लक्ष्मी योजना चालू करके उधर भी चालू कर दिया। बंगाल में तो 3000 मिल रहे हैं। हाँ, देखा कैसा दुख हुआ। तो आपका परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन सुनो, एक बात हमेशा समझना, ये सामने सामने का खर्च दिख रहा है, जो खर्च तुम्हें नहीं दिख रहा वो भी सरकार ही मेंटेन कर रही है। क्या होता है, व्यापारी वर्ग बड़ा सरकार विरोधी रहता है हमेशा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो,
चोर है चोर सरकार, चोर। तो एक दिन अंकल जी हमारे पास में बैठे हुए थे। अच्छा, ये लोग क्या व्यापारी लोग सीए को काले पैसे को सफेद करने वाला आदमी समझते। इन सिंपल टर्म्स कई बार बोलते तुम लोग काले से सफेद पैसे की दलाली करते हो, सीधे बोल देते। वो पुराने वाले अंकल लोग जितने होते ना, बोले दलाली करते पैसे की, सीधे मुंह पे बोलते हैं, शर्म भी नहीं आती। तो ऐसे में आसपास आपके मेरे जैसा व्यक्ति निकले तो ये मेरे को क्यों तोड़ा इसने। तो एक दिन एक पारिवारिक डिनर चल रहा था, पार्टी थी, सिंधियों की पार्टियां होती तो पार्टी में क्या पहले ड्रिंक्स विंक्स लेके आराम से घूमते फिरते रहते, स्नैक्स खाते, फिर डीजे वीजे चलता है, 1:30-2 बजे तक पार्टी चलती है नॉर्मली। तो अंकल मेरे से मिले बहुत देर से बाद, क्या कर रहे हो बेटा? मैंने अंकल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूँ। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फिर तू भी वही करेगा काला सफेद? मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं एक तो यार कुछ भी बोल रहा है अंकल, मेरे पिताजी मेरे साथ थे, मैंने अंकल को समझा यार कैसी बातें करते। अरे बोला व्यापारी आदमी छोड़, उसको नहीं समझ में आता, छोड़ दे। मैं ठीक है। थोड़ी बार ऐसा होता है ना, पार्टी में 2-3 बार टकराते हो आप आमने सामने, तो फिर खाना खाते खाते बैठे, चोर है चोर सरकार, मैं तो टैक्स भी नहीं देता, मैं तो ये भी नहीं करता, ये वो। फिर मेरे को पूछते क्या कर रहे हो तुम? मैं अंकल मैं पढ़ाता हूँ। ओहो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो? उनको क्या लगा घर पर ट्यूशन पढ़ाते ना। अरे अरे, सीए बनने के बाद भी काम नहीं तुम्हारे पास? तुम मेरे को फ़ोन करना कल, मैं 3-4 लोगों के नाम दे दूंगा, वहाँ जाके बुक्स लिखने का काम हो जाएगा तुम्हारा। अंकल अपने आप को उस दिन ऐसा वो होता ना, 2 पैग अंदर गए, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड टाइप्स वाली फीलिंग में थे। फिर डेजर्ट खाते खाते मिले, बोले कुछ नहीं रखा दीपक इन सब चीज़ों में, चोर है साले सब के सब। मैं बोला अता माजी सटक ली। मैंने अंकल को बोला, मैंने अंकल आपका काम का है? मोबाइल का काम है मेरा, जेल रोड पे। अच्छा। मैं बोला घर? बोले उधर अन्नपूर्णा साइड पर है, शानदार बंगला बनाया है मैंने, 50-55 लाख रुपए की अभी फर्निशिंग करवाई है। मैंने बढ़िया है अंकल। मैंने अंकल एक बात बताओ, आपका बाथरूम बोले इटालियन मार्बल लगवाया है मैंने वेरी गुड। मैंने अंकल कल सुबह जब आप उठो और जैसे आप उठो, भगवान न करे गटर चौक हो जाए और अंदर का पूरी गंदगी निकल कर टॉयलेट सीट से बाहर आपके बाथरूम और बाथरूम से बेडरूम में आ जाए, क्या बोल रहे हो? सुनो तो सही। और इतने में आपको फोन बजे, साहब आपकी दुकान का ताला टूटा हुआ है, शटर टूटा हुआ है, माल निकल गया है, और आप जैसे पैर रखो तो नीचे सब गंदगी गटर, क्या बेहुदा बात कर रहे हो? मैंने सर आप समझो। तो बोले आप क्या करोगे? बोले दौड़ के जाऊंगा, पुलिस को फोन लगाऊंगा। मैंने वेरी गुड। मैंने जैसे आप दौड़ के निकले, सड़क पे जितने गड्ढे हैं वो इतने ज्यादा हैं कि चलते चलते आप एक्टिवा से गिर गए, आपके गर्दन में चोट आ गई। और इतने में आपकी बिटिया का फोन आया, पापा मैं जा रही थी, किसी ने धक्का देके मुझे गिरा दिया, मेरी चेन झपट ली। बोले क्या बेहुदा बात कर रहा है, ऐसा कैसे होगा? पुलिस नहीं है, सड़क नहीं है। मैंने एग्जैक्टली, जिस टैक्स की तुम चोरी कर रहे हो ना, यह सब उसी से आता है। मैंने ये जो आप हाथ में स्कॉच विस्की पी के बड़े आनंद से अभी गाली दे रहे हो ना सरकार को, 2400 घंटे 365 दिन कोई बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। मैंने आपको जो पुलिस पर भरोसा है ना कि कोई भी आदमी रात को ताला तोड़ के नहीं जाएगा क्योंकि बहुत सटके पड़ते हैं, ये सारी व्यवस्था सरकार देती है। मैंने बोला माना सरकारी अफसर बेईमान हैं, रिश्वतखोरी होती है, लेकिन अगर सारे रिश्वतखोर होते तो आप चलते कैसे यहाँ तक? आज आपके हाथ में रजिस्ट्री है तो आप अपने आप को मालिक मानते हो ना। आज गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपका, तो आप बोलते हो ना ये मेरी गाड़ी है। तो ये सब प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? उस व्यवस्था का डर है। रोज सुबह इंदौर में 35 लाख लोग हैं, अगर 25 लाख लोग रोज सुबह पॉटी कर रहे हो, बड़ा गंदा सोचना है ये, लेकिन 25 लाख लोगों की पॉटी को डिस्पोज करने की व्यवस्था बिना सड़क पे लाए रोज की जाती है। इमेजिन द अमाउंट ऑफ शिट ऑफ 25 लाख पीपल। Who is taking care of the shit? The government. You are safe, secured, sitting here right now. There is a power plant somewhere जो बिजली जनरेट कर रहा है और वो तारों से आप तक पहुंच रही है, और उससे अभी ये सब चल रहा है जो मैं कर रहा हूं। कौन कर रहा है? आपको क्या लगता है? आप बोलोगे मैं बिजली का बिल भरता हूं,
भाई साहब बिजली के बिल में वो आपसे सिर्फ उतना ही कॉस्ट लेते हैं जितना बिजली बनाने का कॉस्ट है। सेटिंग अप का कॉस्ट लेंगे तो आप आज तक बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये जो हम युवा वर्ग, हमारा जो देश की जनता है ना, जो इस घबराहट और इस फीलिंग के साथ चालू हो करती ना, चोर है चोर साले, इनको क्या देना है, इनसे क्या मतलब है, सही नहीं है। हाँ, वो लोग बेईमानी करते, वो लोग मिसयूज करते, वो ठीक है, लेकिन पूरे सिस्टम को चोर बोलना गलत है। ये वैसी वाली बात हो गई, हर डॉक्टर को आप किडनी चोर बोलोगे, आपके परिवार के सदस्यों को, आपको कितने डॉक्टरों ने ठीक रखा है उन पे तो भरोसा करो। आज मेरे को कोई बोलता है तुम सब सीए और तुम सब काले पैसे की दलाली कर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने नहीं करी। फर्क वहां है। तो जब हम ये सोचते ना कि सरकार सब गलत कर रही है, तो आपको ये इनविजिबल चीजें देखना चाहिए जो सरकार कर रही है आपके लिए। माना नीट का एग्जाम गलत हुआ है, वो अत्याचार हुआ बच्चों के साथ, मैं वो सब चीजों से मान रहा हूं। मैं एक भी चीज ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार सब सही कर रही है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आप अगर ये मान के चलो कि सब गलत है, वो फीलिंग सही नहीं है। तो सरकार करती बहुत कुछ है बेटा, नीचे जो व्यवस्था में लोग है ना, वो लोग कोई और नहीं, तुम और मैं ही है। तुम बड़े हुए हो इस फीलिंग के साथ कि 20 रुपए 50 रुपए टिका और सिग्नल से निकल, क्योंकि आपके भैया दीदी ने यही बताया, ज्यादा हो तो पापा को फोन लगा ले, फिर पापा अपने पहचान के भैया को फोन लगवाएंगे, गाड़ी छुड़वा दो। पापा ये नहीं रोक रहे कि बेटा 18 का नहीं हुआ है गाड़ी मत चला। तो सिस्टम को करप्ट बोलने से पहले हमको देखना पड़ेगा हम खुद करप्ट है। तो क्रिटिसाइज करना और इस पे पटर पटर करना सबसे आसान होता है, बट वर्कआउट करना है आपको चीजों को, तो फिर ये सब लगेगा। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ा सा अब इसको पढ़ते साथ में। तो टैक्सेशन पे बहुत अच्छी बात हो गई अपनी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगाया वही बियर करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स जिस पे लगाया वो फाइनल बर्डन किस पे जाएगा, एंड यूजर पे, पहला पॉइंट। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स, वेरी गुड। अब जरा पॉइंट्स पढ़ के देखो, समझ में आने चाहिए। पेज नंबर क्या है बेटा, 60। मेरे 16 जून वाले बच्चे भी 63 पेज नंबर निकालो ना, आ जाएगा समझ में। पढ़ के देखो, ए बी सी और डी, 4 पॉइंट से पढ़ो जरा।
आ गए दोनों तीनों पॉइंट समझ में आ रहे कि समझाऊं? सर सेकंड वाले पॉइंट की लास्ट लाइन समझ में नहीं आ रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। आ गई? Knowledge of consumer surplus is also important when a firm consider raising its product prices. Customer who enjoy only a small amount of surplus may no longer be willing to buy products at higher prices. Firms making such decisions should expect to make few sales if they increase prices. अगर आपके कस्टमर धीरे धीरे आप भाव बढ़ाते और आपको छोड़ के नहीं जा रहे तो आपको पता लॉयल है, पर अगर आपके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ विशेष नहीं है तो आप 2-3 रुपए भी बढ़ाओगे तो बहुत सारे ग्राहक चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। लास्ट, कंज्यूमर सरप्लस यूजुअली एक्ट्स एज अ गाइड टू फाइनेंस मिनिस्टर्स व्हेन दे डिसाइड ऑन द प्रोडक्ट्स on which taxes have to be imposed and the extent to which a commodity tax has to be raised. It is always desirable to impose taxes or increase the rate of taxes on commodities giving higher consumer surplus because the loss of welfare to citizen will be minimal. Last line का मतलब क्या है? जो जगह पर जनरली लग्जरी प्रोडक्ट्स में आदमी कीमत देखता उसमें ज़्यादा ले लो उससे। जिस आदमी को कीमत सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही उसको परेशान मत करो, ये कहने का मतलब। बोलो साहब, क्लियर? तो आज हमारा समय समाप्त हो गया, लेकिन आप परेशान ना हो, कल हम पहले 10-15 मिनट में बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे और हम प्रोडक्शन की तरफ आगे निकल जाएंगे। या तो पहले प्रोडक्शन कर लेंगे, आखिरी के 10 मिनट में क्वेश्चंस कर लेंगे। 2 दिन में हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे कंज्यूमर सरप्लस के। ठीक है, चलो, थैंक यू।